Good morning everyone. My name is Rina Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 9 of Hindi language. Okay students, so please pay attention and look at this screen. बेटा आपकी देखिए स्क्रीन पर चैप्टर 9 हिंदी लैंग्वेज का संज्ञा विकार कारक ये दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, बेटा यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है कारक की। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। समझ आ रहा बेटा? शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्यों के जो दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, तो बच्चे क्या है बेटा? आपका एक संज्ञा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे खिलौनों से, ये कर्म है आपका, एक तरह से बच्चे कर्ता हो गया, खिलौनों ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कर्म हो गया। से खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्रिया है। तो ये जो बीच में आपका से शब्द लग रहा है, तो ये क्या है? आपकी कारक विभक्ति है। तो इसमें क्या है? ये बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो से शब्द है वो आपका क्या बता रहा है? एक संबंध बोध कर रहा है, संबंध बता रहा है। किससे बता रहा है? कि बच्चे खिलौनों से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो इसी को बेटा हम बोलते हैं कारक, ठीक है। इस घर को अपना ही घर समझो, तो इस घर को अपना ही घर समझो, तो इसमें बेटा को है। वह दिनेश के लिए फूल लाया, तो ये के लिए, ये अरे ये किताब किसकी है? तो ये सारी बेटा आपकी से, को, के लिए, अरे ये किताब, ये सारी हमारी क्या है बेटा? ये कारक चिन्ह है। तो उपयुक्त वाक्य में आए रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं, अतः ये एक कारक चिन्ह है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बेटा? जैसे को, ने, से, पर, का, के, की आदि, ठीक है। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कारक और उनके चिन्ह मीन्स विभक्तियाँ इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कर्ता, तो बेटा इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको एक गाने की तरह याद कर लीजिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन है हरे, ठीक है। इस तरह से बेटा आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कर्ता है, तो कर्ता की विभक्ति कौन सी होगी? ने। कर्म की विभक्ति को, करण की से, के द्वारा, ठीक है। संप्रदान मतलब होता है के लिए या को, ठीक है। अपादान मतलब होता है से, अलगा मतलब उससे अलग होना। संबंध मीन्स होता है का, की, का, के, की। अधिकरण मीन्स होता है में, पर, किसी पर भी अपना अधिकार बनाना। संबोधन होता है किसी को संबोधित करने के लिए, हे, अरे, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा आपको? अब फर्स्ट हम यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता का अर्थ है काम करने वाला, ठीक है। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया करने वाले का पता चलता है वह कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है राघव ने पत्र पढ़ा, तो पत्र किसने पढ़ा? राघव ने पढ़ा। तो ये राघव कौन हो गया? यहाँ पर कर्ता कारक हो गया, राघव ने। मीतू चॉकलेट खा रही है, कौन चॉकलेट खा रही है? मीतू। तो बेटा इसमें ने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर्ता कारक नहीं है। मीतू चॉकलेट खा रही है, तो चॉकलेट तो मीतू खा रही है ना, इसलिए ये क्या है बेटा? आपका कर्ता कारक। तो उपयुक्त पहले वाक्य में पत्र पढ़ने का काम राघव ने किया, अतः राघव कर्ता कारक है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। दूसरे वाक्य में चॉकलेट खाने का काम मीतू कर रही है, अतः यहाँ पर मीतू कर्ता कारक है, परंतु यहाँ कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अब विशेष देखिए बेटा, यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति के साथ अथवा इसके बगैर भी हो सकता है। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर ही होता है। जब आपकी क्रिया कैसी हो बेटा? सकर्मक हो। समझ में आ रहा है ना बेटा? जिसमें क्रिया सकर्मक का मतलब होता है जिसमें आपका कर्म भी हो क्रिया के साथ, तो बेटा उसमें हम ने शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मेघा ने सेब खाया, तो यहाँ पर देखिए मेघा
मेघा तो आपका कर्ता हो गया, इसमें खाया शब्द क्या है, क्रिया हो गई। और क्रिया मेघा ने खाया, क्या खाया, सेब खाया। तो सेब यहाँ पर देखिए कर्म आ गया ना आपका, तो इसलिए यहाँ पर ने लगेगा कि मेघा ने सेब खाया। अब यहाँ देखिए अकर्मक क्रिया है, मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो राधिका बोल रही है, तो देखिए इसमें कर्म नहीं है, तो ये कहलाते हैं बेटा हमारा अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। राधिका बोल पड़ी, ठीक है, तो राधिका क्या हो गया आपका, कर्ता कारक हो गया है। ठीक है, सेकंड देखिए, कभी कभी कर्ता कारक को विभक्ति के साथ भी आता है। कभी कभी जैसे आपका कर्ता कारक ने के साथ आता है, उसी तरह कभी कभी कर्ता कारक को विभक्ति के साथ भी आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मुकेश को फुटबॉल खेलना है, तो किसको फुटबॉल खेलना है, मुकेश को। ठीक है, इसी तरह भूमिका को कुछ रुपए चाहिए, तो ये को क्या है, भूमिका को। समझ आ रहा है ना बेटा आपको। इसी तरह तीसरा देखिए आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा प्रयोग होता है। जैसे दादाजी से चबाया नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दादाजी से चबाया नहीं जा रहा है ना, तो किससे चबाया नहीं जा रहा है, दादाजी से। तो कर्ता के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, से। क्या नहीं किया जा रहा है, चबाया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कर्ता के साथ क्या आ जाएगा आपका, से। इसी तरह किसान के द्वारा बीज बोए गए, तो किसके द्वारा बीज बोए गए, किसान के द्वारा। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से, द्वारा अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, जब उसमें देखिए कर्मवाच्य भी हो और भाववाच्य भी होता है। ठीक है, जैसे मजदूरों द्वारा पत्थर तोड़े गए, तो मजदूरों के द्वारा, तो मजदूर तो कर्ता कारक है, और पत्थर क्या हो गया, इसमें कर्म कारक है। तो मजदूरों के द्वारा, तो किसके द्वारा तोड़े गए, मजदूरों के द्वारा पत्थर तोड़े गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा आपका कर्म कारक, तो ये तो हो गए सारे कर्ता कारक। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म कारक वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। किसका, वाक्य में जिस व्यक्ति या फिर वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि देव ने पंकज को पुस्तक दी, तो देव ने तो करता था, लेकिन यहाँ पे कर्म कौन होगा, पंकज को दी। क्या दी, पंकज को पुस्तक दी, तो किसको दी, पंकज को दी, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ हो गया पंकज को। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा आपको। यहाँ पर बार बार किस पे जोर दिया जा रहा था, इसके ऊपर, कर्ता के ऊपर। अब यहाँ किस पे जोर दिया जा रहा है, कर्म के ऊपर। तो कर्म क्या है आपका, पंकज। तो पंकज पर जोर देकर बताया जा रहा है कि देव ने पंकज को पुस्तक दी, अमन खेले खाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा आपको। तो यहाँ पर देव, केले और पंकज पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कर्म कारक है। पहले वाक्य में क्रिया का फल पंकज पर पड़ रहा है, इसलिए पंकज कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति को है। दूसरे वाक्य में खाता है, क्रिया का फल केले पर पड़ रहा है, अतः केले कर्म कारक है। यहाँ कर्म कारक की विभक्ति को, यहाँ पर कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए कर्म कारक की विभक्ति जो है को का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः कर्म कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए और नहीं भी हो सकता, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। विशेष देखिए, कभी कभी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। जैसे सुमित ने भिखारी को रोटी दी, तो इस वाक्य में देखिए आपका भिखारी और रोटी दोनों कर्म कारक हैं। समझ आ रहा है बेटा आपको। अब यहाँ पर देखिए करण कारक, तो क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है, किसी भी क्रिया को करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे अध्यापक ने लिखा, बट किससे लिखा, चौक से लिखा, तो चौक से ये क्या हो गया हमारा करण कारक। ठीक है, माँ ने साबुन से कपड़े धोए, तो माँ ने ये तो कर्ता हो गया, कपड़े धोए क्रिया हो गई है, नहीं सॉरी धोए क्रिया हो गई है, और कपड़े क्या हो गया, कर्म हो गया है। अब करण क्या हो जाएगा इसमें, किससे धो रहे हैं, साबुन से, तो यहाँ पर साबुन से क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा आपको। अब यहाँ देखिए, इन वाक्यों में लिखने का साधन चौक और धोने का साधन साबुन है, अतः चौक से और साबुन से करण कारक है। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है
इसका ज्ञान कराने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं। समझ आ रहा है ना कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है तो इसका ज्ञान कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दूध वाले को पैसे दो, तो किसको पैसे दो? दूध वाले को। तो यहाँ पर संप्रदान कौन हो जाएगा आपका? दूध वाले को। ठीक है। माँ ने बेटे के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ संप्रदान कारक कौन हो जाएगा? बेटे के लिए खरीदे। ठीक है, आ रहा है ना बेटा आपको समझ में? उपयुक्त पहले वाक्य में दूध वाले को पैसे दिए जा रहे हैं और दूसरे वाक्य में माँ बेटे के लिए कपड़े खरीदती है, अतः दूध वाले को और बेटे के लिए संप्रदान कारक है। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति को और के लिए है। 5 नंबर देखिए आपका अपादान कारक। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, अपादान कारक क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने या पृथकता का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, अपादान मतलब अलग होने का, भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जैसे अलमारी से सामान गिरा, तो यहाँ अलमारी से सामान गिरा तो ये क्या हो जाएगा? मतलब आपका जो सामान है वो अलमारी से अब दूर हो गया, अलग हो गया है। तो किससे गिरा? अलमारी से। तो अलमारी से सामान गिरा, तो यहाँ पर ये अपादान कारक कौन हो जाएगा? अलमारी से। इसी तरह रामू घर से निकला, तो रामू किससे निकला? घर से निकला ना, मतलब वो घर से दूर हो गया है ना, घर से अलग हो गया। तो इसका मतलब घर से शब्द क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, तो इन वाक्यों में अलमारी से सामान का और घर से रामू का अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, अतः अलमारी से और घर से अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति से है जिससे अलगाव का बोध होता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए अन्य शब्द से उसका संबंध हो, ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यह घर आशीष का है, तो यहाँ पर देखिए बेटा यह घर किसका है? यह घर आशीष का है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध क्या बताया जा रहा है कि ये जो घर है वो किसका है? आशीष का है। तो आशीष से संबंध बताया जा रहा है। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर देखिए राज्य के शिक्षा मंत्री पधारे हैं, तो राज्य के शिक्षा मंत्री पधारे हैं, कहाँ के? राज्य के। तो उपयुक्त वाक्यों में आशीष का घर और राज्य का शिक्षा मंत्री से संबंध का बोध हो रहा है, अतः आशीष का और राज्य के संबंध कारक हैं, अतः संबंध कारक की विभक्तियाँ होती हैं का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो ये है हमारे संबंध कारक। लास्ट है आपका देखिए अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार व समय की जानकारी मिले, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार व समय की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मगर जल में रहता है, तो जल में कौन रहता है? मगर। तो मगर जल में रहता है, तो किस पर अधिकार? मगर किस में अधिकार कर रहा अपना? जल पर। तो ये जल में, गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, तो गिलहरी कहाँ पर चढ़ गई? पेड़ पर। तो गिलहरी का अधिकार किस पर है? उस पेड़ पर। तो बेटा ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? पेड़ पर और जल में अधिकरण कारक। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में यहाँ देखिए उपयुक्त वाक्यों में जल में और पेड़ पर से क्रिया के आधार या इन स्थान का पता चलता है, इसलिए ये दोनों अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब 8 नंबर देखिए संबोधन कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, अरे सोहन एक काम करो, तो किसको संबोधित किया जा रहा है? सोहन को, अरे सोहन। इसी तरह हे ईश्वर रक्षा करो, तो हे ईश्वर, तो यहाँ पर किस पर संबोधित किया जा रहा है? हे ईश्वर। तो उपयुक्त वाक्यों में अरे सोहन और हे ईश्वर में संबोधन कारक है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा आपको संबोधन कारक? अब कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताइए। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कर्म कारक का को क्रिया के फल को प्रकट करता है। ठीक है, जैसे मनीष ने सुरेखा को पुकारा, तो मनीष ने क्या किया बताइए? मनीष ने सुरेखा को पुकारा। तो इन वाक्यों में जो सुरेखा है वो कर्म कारक है। मनीष ने सुरेखा को पुकारा, तो इसमें इस वाक्य में जो सुरेखा शब्द है वो कर्म कारक है, क्योंकि इस पर क्रिया का फल पड़ रहा है। ठीक है, तो जिस पर भी क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कारक होता है। ठीक है,
संप्रदान कारक में को का अर्थ है किसी को कुछ देना, ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा, या किसी के लिए कुछ काम करना। जैसे रानी को एक कप चाय दे दो, तो किसको चाय दे दो? रानी को। तो यहाँ पर रानी कौन हो जाएगी आपकी, बताइए? संप्रदान कारक, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताना हो तो करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से है। करण की भी विभक्ति से होती है और अपादान की भी से होती है, लेकिन यहाँ पर कैसे अंतर किया जाए? परंतु दोनों में अंतर यह है कि करण कारक में से साधन का अर्थ देता है, मतलब किस साधन से आप क्या यूज़ कर रहे हैं, जबकि अपादान कारक में से पृथकता या दूरी का अर्थ देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए करण कारक, तो वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पर साधन क्या हो गया कि वह लिखता तो है बट किससे लिखता है? कलम से, तो यहाँ पर कलम से आ जाएगा। बच्चा दूध पीता है, किससे पीता है वो? बोतल से, तो यहाँ पर करण कौन हो गया? बोतल से, करण कारक हो जाएगा। अपादान मतलब बंदर छत से कूदा, तो बंदर ने क्या चीज़ छोड़ दी? छत को छोड़ दिया, तो बंदर छत से कूदा ना, तो ये छत से क्या हो गया? उसका अपादान कारक हो गया। वह स्कूल से चला गया, मतलब वह स्कूल से चला गया, मतलब उसने स्कूल को छोड़ दिया, तो ये स्कूल से क्या हो जाएगा? करण कारक। कारक के अनुसार शब्द की रूप रचना संज्ञा शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार विभिन्न कारकों में बदल जाते हैं। अतः कारक की रूप रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे बच्चा, तो यहाँ पर देखिए आपका बच्चा अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बच्चा अकारांत है क्योंकि इसमें आ शब्द निकल रहा है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है आपका? बच्चा, ठीक है, और बच्चे ने, ये हो गया यहाँ पर। तो बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चे और बच्चों ने। कर्म क्या हो जाएगा आपका? बच्चे को, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए कारक करण, तो करण एक वचन से क्या होगा? बच्चे से, और बहुवचन क्या हो जाएगा? बच्चों से। अब संप्रदान में यदि यही बच्चे को लिया जाए तो क्या हो जाएगा? बच्चों को, बच्चे को, बच्चे के लिए। बहुवचन में हो जाएगा बच्चों को, बच्चों के लिए। अपादान में देखिए बच्चे से पृथकता या बच्चों से पृथकता। संबंध क्या हो जाएगा? बच्चे का या बच्चे की, बच्चे के, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? बच्चों का, बच्चों की और बच्चों के, ठीक है। अधिकरण में हो जाएगा बच्चे में, बच्चे पर, ठीक है। अब बच्चों में और बच्चों पर देखिए कितना हो गया। यहाँ पर देखिए संबोधन, तो संबोधन क्या आपका? हे बच्चे, हे बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर समझ आ रहा है ना बेटा। तो घोड़ा, गधा, लड़का आदि शब्दों के रूप इसी प्रकार से होंगे। यहाँ देखिए एकारांत पुल्लिंग शब्द कवि, जैसे इसमें एकारांत पुल्लिंग शब्द है कवि, क्योंकि इसमें ई शब्द लगा हुआ है इसलिए ये एकारांत है। तो कर्ता क्या है आपका? कवि या कवि ने, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? कवि, कवियों ने। कर्म देखिए कवि को, कवियों को। करण से हो जाएगा कवि से, कवियों से। संप्रदान क्या हो जाएगा? कवि को, कवि के लिए, कवियों को, कवियों के लिए। अपादान से क्या हो जाएगा? कवि से मीन्स पृथकता, कवि से, कवियों से। संबंध क्या होगा? कवि का, कवि की, कवि के, या कवियों का, कवियों की, कवियों के, ठीक है। अधिकरण करना हो तो कवि में, कवि पर, कवियों में, कवि, कवियों पर, ठीक है। संबोधन करना तो हे कवि, हे कवियों। इस तरह से बेटा एकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं वो इस तरह से हम कारक के अनुसार बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहन, तो यहाँ पर देखिए कर्ता जैसे है बहन, एक वचन, बहन, बहन ने, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? बहने, बहनों ने। कर्म क्या हो जाएगा? बहन को, तो बहनों को। करण हो जाएगा बहन से, बहनों से। संप्रदान क्या हो जाएगा? बहन को, बहन के लिए। और यहाँ पर बहुवचन में क्या होगा? बहनों को, बहनों के लिए। और नेक्स्ट देखिए अपादान, तो बहन से पृथकता बता रही है, तो बहनों से पृथकता। संबंध बहन का, बहन की, बहन के। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बहनों का, बहनों की, बहनों के, ठीक है। कारक एक वचन और बहुवचन। अधिकरण क्या होगा? बहन में या बहन पर। और यहाँ पर देखिए बहुवचन क्या हो जाएगा? बहनों में, बहनों पर। संबोधन हे बहन, हे बहनों, ठीक है। इस तरह से हमारा कंप्लीट होगा। ये पाठ का सार है बेटा, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्दों की रूप, लिंग और वचन के अनुसार विभिन्न कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा ये सही विकल्प है जो आपको
कंप्लीट करना है इसको कि कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 पर टिक करिए। निर्धनों को कुल कुछ खिला दो, तो इस वाक्य में रंगीन शब्द निर्धनों को कर्म है, तो यहाँ पर कर्म टिक करिए। प्रतिभा ने कुछ भी नहीं किया, इस वाक्य में रंगीन शब्द आपका कर्ता है। तो इस तरह से बेटा इसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दिए गए कारक चिन्हों से वाक्य बनाइए। तो से आपको एक वाक्य बनाना है, जैसे मैंने बनाया है। अध्यापक ने चौक से लिखा, पर से गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, के लिए माँ सभी के लिए खाना बना रही है, ने राम ने एक पत्र लिखा, हे ईश्वर हम सभी की रक्षा करो। तो यहाँ पर बेटा इस तरह से आपको, अगर आप दूसरे भी चाहें तो आप वाक्य बना सकते हैं। उपयुक्त कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रवि चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो रवि को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, को। आज मेरी बहन का जन्मदिन है, तो यहाँ पर का राइट करेंगे। मैं उसे 2000 रुपये का एक चेक भेज रहा हूँ, तो का आ जाएगा। चुनमुन के सामने वाली सीट खालिस्तान पर एक वृद्धा बैठी हुई थी, उस मूर्ति खालिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो यहाँ के हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारक बताइए। तो यहाँ पर राजू को दौलत का बहुत लालच था, तो ये राजू क्या है, कर्म कारक है। तो इस तरह से बेटा ये देखिए मैंने पूरे यहाँ पर राइट किए हुए हैं, तो आप लोग इसको कंप्लीट राइट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बुक में आप फिल कर लीजिएगा, और जो ये होमवर्क ये भी करें दिया हुआ है इसको आप कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर दिख रहा है आपको, तो इस तरह से बेटा इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, और ये जो एक्सरसाइज है ये आप अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर, बाय बेटा।